ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य के 3 आधार माने गए हैं, जिसे हम आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं। यदि किसी की ये तीनों चीजें सही हैं तो उसके जीवन में सामान्यतः कोई रोग नहीं आते हैं, और आ भी जाएं तो उनको पता होता है रोग आया है, प्रारब्धवश आया है या किसी कर्मवश आया है कि कुछ प्रकृति ने दिया है, तो अपने आप वो ठीक भी हो जाएगा। उनको उसके लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह सेवन नहीं करनी पड़ती, वो करते भी नहीं है। पर हाँ, कुछ लोग जो संसारी लोग होते हैं इन बातों को नहीं समझ पाते, तो कुछ रोग आते हैं तो उनको लगता है कि रोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, रोग पता नहीं चलता, कारणों पे जाते नहीं कि कारण से क्या कारण है, रोग आया है। तो ऐसी स्थिति में रोग के पीछे पड़ जाते हैं कि रोग का कारण नाम पता चल जाए तो नाम जान के हम उसके रोग का समाधान करें। और मित्रों, ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है, आपको रोग की जड़ क्या है, कारण क्या वो पता नहीं चलता, तो आप रोग की जो दवाइयाँ खाते हो वो उसमें ज़्यादा साइड इफेक्ट कर जाती है, जो आपको कई बार रोगों का घर कर देती है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे, आपको 10 परीक्षण करने हैं। 10 परीक्षण हम आपको बताएंगे। यदि आप ये 10 परीक्षण करते हो, आप इसमें कितना सफल होते हो, कितना असफल होते हो, आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि पर परीक्षण के 10 मार्क्स हैं, आप ये मान लीजिए। तो आप कितने मार्क्स अपने आप को दोगे तो वो आपको पता चल जाएगा। आपको कागज पेन लेके बैठना है ताकि आप अपना परीक्षण कर सकें, और इस परीक्षण के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपको कैसा रोग है। कौन सा रोग नहीं बताएंगे, कैसा रोग आपको क्या करने यदि आप कर लेते हो तो आपको अपने रोगों से समाधान भी मिलेगा, और जो आप बार बार डॉक्टर के पास भागते हो, छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर रही हैं, उन सब से भी आप बाहर निकल पाओगे। और मित्रों, आपको हर रोग का समाधान भी मिलेगा ताकि आप अपने आप को स्वस्थ बना सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और ये तभी पूरा होगा जब आप अपना परीक्षण खुद करें, आप अपनी गलतियों को समझें, अपने रोगों का समाधान खुद कर पाएं। तो आशा आप इस वीडियो को आज पूरा सुनेंगे, समझेंगे और अपना परीक्षण खुद करेंगे, और हम जो आपको निर्देश देंगे उसका भी पूरा पालन करके अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे, ऐसे हम आपसे पूरी आशा करते हैं। तो आइए आज के विषय को आप ध्यान से सुनिए। चलिए, सबसे पहले आपको बता दूं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये शॉर्ट में क्या है। मित्रों, आहार के लिए कहा जाता है कि आहार जो हमें लेना चाहिए, हितभुक, ऋतभुक और मितभुक, यानी कि हितकारी भोजन हमें खाना चाहिए। जो मेरे लिए हितकारी वही भोजन मुझे खाना चाहिए। मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला क्या खा रहा है, उसकी प्रकृति अलग है तो उसको दूसरा भोजन करना है, मेरी प्रकृति अलग है तो मुझे दूसरा भोजन करना है। जैसे मेरी प्रकृति पित्त की है तो मुझे मिर्ची नुकसान करती है, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मेरी प्रकृति यदि कफ की है, किसी की प्रकृति कफ की, तो मिर्ची उसमें थोड़ा बहुत तीखा खाएगा तो उसका कफ निकल जाएगा, पर अधिक खाने से उसको भी विकृति होगी, नुकसान होगा। तो हमें समझना होता है कि हमारी प्रकृति कौन सी, उस अनुसार हमें भोजन करना होता है, तो उसको आप समझिएगा। और दूसरी बात मित्रों होता है ऋतु, यानी कि ऋतु के अनुसार भोजन करना है। अब आपकी ऋतु चल रही है सर्दियों की, और सर्दियों की ऋतु में आप खा रहे हो आम। वैसे आम आ नहीं रहा, पर कहीं कोल्ड स्टोरेज का आपको मिल गया, आपने खाया, तो वो आपके लिए हितकारी नहीं है, वो आपको नुकसान कर जाएगा। तो ये हमें समझना होगा कि हमें ऋतु के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, और ऋतु के अनुसार ही हमें चीज़ें खानी चाहिए। जिस ऋतु में जो चीज़ मिल रही है, आसानी से मिल रही है, हमें उस चीज़ का सेवन उस ऋतु में करना ही चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। ये स्वास्थ्य के आधार है। वहीं मित्रों, तीसरा कहा जाता है हितभुक, ऋतभुक और मितभुक। मितभुक का मतलब होता है मितभुक का मतलब होता है जितना मेरे लिए उपयोगी है उतना ही मैं भोजन करूं, यानी कि मिताहार लिमिटेड होता है, यानी कि हम स्वाद के वशीभूत होकर कुछ अच्छा लग रहा है उसके लिए वशीभूत होकर ज़्यादा खा लें, वो हमें नहीं करना। तो हमें समझना पड़ता है कि हितभुक, ऋतभुक, मितभुक क्या है। आशा आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता दूं दूसरा क्या आधार है, निद्रा। मित्रों, नींद ऐसी आनी चाहिए कि जैसे आप सो गए हो, सुबह उठते हो तो आप बस फ्रेश होते हो, आपको मतलब पूरी रात आपकी ऐसी जाएगी कि हाँ अभी सोए थे अभी उठ गए, पर हाँ नींद आपकी इतनी गहरी होगी कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, और आपको कोई आवाज़ देकर उठाया, आपकी नींद अपने आप खुले, उसके बाद आपको बिस्तर में पड़े रहने का मन ना करे, आपको आलस ना आए, उठाया है अरे आ रहा हूँ, कितना बार बुलाओगे, ये सब आपका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। आपकी भले कच्ची नींद में भी आप उठते हो, यानी कि किसी ने रात को अभी आपको जगा दिया है, यानी कि रात को 2 बजे किसी ने आपको, अभी आप 10 बजे तो सोए थे, 1 बजे किसी ने उठा दिया, आप उठोगे तब भी आप एकदम से गुस्सा नहीं होगे, हाँ क्या हुआ, आप तब भी फ्रेश होगे, क्योंकि आपको एक दिन नींद नहीं मिली तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपकी स्थिति बनती है, तो समझिए कि आप एकदम सामान्य है, यानी कि आपकी नींद पूरी हो रही है। वही मित्रों, तीसरा ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य में अक्सर लोग एक ही बात को गिन लेते हैं कि हमने धातुएं नहीं बाही, इसका मतलब ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया। ऐसा नहीं है। धातुएं बहाने के अलावा आपकी सोच कैसी है, समझ कैसी है, आप सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सब इसी में आता है। यम नियम का पूरा पालन हमारे
ब्रह्मचर्य में आता है। तो आपको ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना होता है यदि आप उसको करना चाहते हो, तो यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो। तो अब हम आपको बताते हैं, हमने आपको 3 मूल आधार बता दिए। अब आपको 10 परीक्षण वाली चीज़ें बताते हैं जिसको आपको लिखना है। कागज पेन ले लिया होगा आशा है आपने, तो अब आप लिखेंगे और अपना परीक्षण भी करेंगे। मित्रों, पहला परीक्षण आपको करना है, यदि आप आज का काम कल पर टालते हैं तो इसका मतलब है कि आप रोगी हैं। अभी क्यों आप आज का काम कल पे टालते हो उसकी स्थिति भी बता दूं। कुछ लोग आलसी होते जो आज का काम आज नहीं कर पा रहे, उनको आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा, आज नहीं करना है, जाने दे, तो कल पे टाल देते हैं। तो ये स्थिति है आलस वाली। वही मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा भविष्य की दूर की चिंता होती है, तो बहुत ज़्यादा आज ही काम करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो न जाने क्या करना चाहते हैं, वो आने वाली कितनी पीढ़ियों के लिए कमाना चाहते हैं, तो उनको बहुत काम करना है, तो उनको आज का काम कभी कभी कल पे टालना पड़ता है। पर मित्रों, जो सही सोच वाला व्यक्ति होगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति होगा, वो कभी भी कल के काम को आज पे नहीं करेगा और आज के काम को कल पे नहीं टालेगा। वो उसका स्वास्थ्य का मेन आधार वो बनता है। इसलिए आशा आपको समझ में आया होगा कि आप आज के काम कल पर कौन से टालते। यदि आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा काम करना चाहते हैं, उसमें भी डाल रहे हैं, तो मतलब है कि आप कुछ आगे जाके कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसा करें। तो हमने पहला आधार आपको बता दिया, पहला आपको बता दिया परीक्षण के कैसे आपको करना है। अब ये दूसरा परीक्षण आपको बता दूं कि पेट साफ ना होना। आप पेट साफ होने में क्या होता है मित्रों, कई बार लोगों का पेट साफ होता है, कैसे होता है कि भाई कचरा निकल गया, थोड़ा सा निकल गया, 1 बार निकला, 4 बार निकला, 10 बार निकला, आपको लगता है पेट साफ हो गया। नहीं मित्रों, आप जब पॉटी करने जाएंगे, आपको पेशाब करने में यानी कि मूत्र त्याग करने में अधिक समय लगता है और मल त्याग करने में उससे भी कम समय लगता है। यदि ऐसा है तो आपका पेट साफ है, ऐसा आप मान सकते हैं। ये सबसे ईजी है कि पेट साफ हो जाता है। पर यदि आपको थोड़ा सा टाइम लगता है तो थोड़ा समझिए कि देर में होता है। वहीं यदि आपको 2, 3, 5 बार जाना पड़ता है, मतलब आपका पेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो, किसी किसी का तो साफ ही नहीं होता, तो कब्ज के बाद पायस और बवासीर न जाने क्या क्या समस्याएं बन जाती हैं। तो ये स्थिति कभी कभी उसके बाद बन जाती है। तो पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा परीक्षण है आपका। अब आपको बता दूं कि पेट साफ है, आपको लग रहा है, पर आपको बता दूं नहीं है। वो कैसे आपको समझ में आएगा, यदि आपको एसिडिटी हो रही है, यदि आपके शरीर में भारीपन यानी कि पेट में भारीपन लग रहा है, शरीर में भारीपन लग रहा है, और साथ ही आपको गैस पास होती है, उसमें बदबू आ रही है, इसका मतलब पेट साफ नहीं है। आपको सिंपली समझ में आ जाना चाहिए कि यदि ऐसा है तो आपका पेट साफ नहीं है। हाँ, आप किसी गोली दवाई के सारे पेट साफ कर लेते हैं तो उसमें जो उसके साइड इफेक्ट है वो भी आपको झेलने पड़ जाएंगे, ये आपको दोहरा नुकसान होगा। तो आशा आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पेट साफ होना भी बहुत जरूरी है। दूसरा परीक्षण है आपका। वहीं तीसरा परीक्षण आपको करना है, अतिरिक्त चर्बी तो नहीं है। और मित्रों, अतिरिक्त चर्बी जो सबसे पहले वो पेट पे ही आती थी। पेट पे ही अतिरिक्त चर्बी है, इसका मतलब है कि आप गड़बड़ हैं। ये आपको आलस बढ़ाएगा और आपका काम आज का काम कल पे भी टलवाएगा और बहुत कुछ करवाएगा। तो जो चर्बी और चर्बी ही मित्रों रोगों का घर होती है, उसी में बहुत सारी चीज़ें पनपती हैं, गांठें वगैरह, वो चर्बी में ही अधिकांश पनपती हैं। तो ये चर्बी नहीं होनी चाहिए और ऐसी स्थिति आपको समझनी होगी। चर्बी है तो आप ये तीसरा परीक्षण पार नहीं कर पा रहे हैं। वही मित्रों, चौथा परीक्षण आपको करना है, आपकी त्वचा चमकदार होनी चाहिए, आपकी स्किन, आपके बाल शाइनिंग होने चाहिए, ग्लो करने वाले होने चाहिए, जो टूटते झड़ते बाल ना हो और आपकी त्वचा एकदम देखे तो खिल जाए। जैसे आप किसी की खिली त्वचा को देख के खिल जाते हैं ना, आपकी त्वचा को देख के भी कोई खिल जाए। आप बोलेंगे मॉइस्चराइजर लगाते, सब कुछ करते, पर नहीं होता है। किसी भी चीज़ को लगाने की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको बता दूँ, मैं कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाती। हाँ, मेरी स्किन उतनी साफ नहीं है, क्योंकि कहा ना पहले जो चीज़ें चली आ रही है मेरे साथ में, उसके कारण भाई हमने भी टेंशन झेले हैं, आपको बताया ये सारी बातें, तो वो कारण होते हैं मित्रों, हमारे साथ भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत स्वस्थ हैं, बिल्कुल नहीं है। तो मित्रों, अब क्या है कि जो स्किन है आपकी भी ये बहुत रूखी सूखे, तो समझिए आपको वात की समस्या है। वहीं स्किन पे बहुत ज़्यादा चकत्ते आ रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, फोड़ी, बड़ी फोड़ी फुंसी, वो कफ का कारण है। वहीं गर्मी लग रही, चकत्ते निकल रहे हैं, वो ददोरे जैसे पड़ जाते हैं, तो ये पित्त का प्रभाव है। तो ये हमारा कफवात पित्त प्रभावित करता है, जो बढ़ जाता है तो ये समस्या हो जाती है। तो वहाँ आपकी त्वचा चमकदार नहीं रहती है, समस्या क्रिएट करती है, और बाल भी चमकदार नहीं रहते तो समस्या हो जाती है। तो ये आपका परीक्षण है चौथा। उसके बाद में तो पांचवा परीक्षण आपको बता दूं कि आप सदा ऊर्जावान रहते हैं। आप सुबह जितने बजे भी उठते हैं तब से लेकर रात जब तक आप सोते हैं तब तक आपका एनर्जी लेवल समान रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह बहुत एनर्जी में काम करेंगे, वो बहुत काम कर सकते हैं, और शाम तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है, इसका मतलब है कि आप रोगे, क्योंकि सुबह आपको ज़्यादा उत्साह, आपने सोचा फटाफट काम कर लें और शाम को एकदम ठुस हो गए। वहीं मित्रों, जो उत्साही व्यक्ति होता है, जिसमें उत्साह होती है, ऊर्जा होती है, वो सदा एक जैसा रहता है। सुबह भी वैसे ही काम करेगा और रात को सोते समय भी वैसे ही काम करेगा, उससे पहले भी सारे काम उसके वैसे ही होंगे। कहा ना, आलस नहीं होगा उसमें। तो ये ऊर्जावान रहना बहुत ही
कठिन होता है लोगों के लिए। पर हाँ, यदि आप स्वस्थ हैं तो आप हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। हाँ, दोपहर में भोजन के बाद आपको 10-15 मिनट आधा घंटे की नींद आती है, वो सो लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। पर उसके अलावा आप सुबह से शाम नॉर्मली काम करते रहेंगे और आपकी जो नींद है ना मित्रों, मैं आपको आगे बता दूंगी कितनी होती है। तो ये आप ऊर्जावान जो रहेंगे, उसमें हमने आपको पांचवा परीक्षण बता दिया। अब आपको जो छठा परीक्षण करना है वो क्या करना है, कड़ी भूख लगती है। अब जब भूख लगे, कुछ लोग होते हैं बार बार चरचर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, तो उनको भूख ही नहीं लगती है, तो इनको पाचन शक्ति गड़बड़ रहती है। तो जिनको कड़ी भूख लगती है, मतलब भूख टाइम आया है, जैसे भोजन करने का समय हो गया, अरे भाई भूख लगी है। आप भूख जब लगती है तो पेट में भी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, मुंह में भी लार बनना शुरू हो जाती है जहाँ खाना दिखता है। तो ये सब चीज़ें होती है ना मित्रों, वो हमारे भोजन को पचाने में पूरी सहायता करते हैं। तो आपको जब स्वस्थ होंगे तो भूख कड़ी लगेगी, जो आपके भोजन को पचाने में भी आपकी सहायता करेगी और आपको ऊर्जावान रखने में भी आपकी सहायता करेगी। तो यह आपका छठा परीक्षण हो गया। उसके बाद सातवां परीक्षण आपको करना है कि बिना दर्द वाला शरीर। अब कुछ लोग होते हैं साल 6 महीने में या 2-4 महीने में एक आध बार या हर महीने में एक आध बार कहीं सर में दर्द हो रहा है, कहीं पैर में दर्द हो रहा है, ये जो दर्द बने रहते हैं रोज रोज, किसी को होता है, किसी को हफ्ते में एक आध बार हो जाता है, किसी को महीने में एक आध बार हो जाता है। तो यदि स्थिति बनी है मित्रों, दर्द वाली स्थिति बनी, हाँ कहीं चोट वगैरह लग गई है, मार लगे, कहीं ठुक पिक गए हो तो बात अलग है, भाई हाँ लग गया ठीक है, उसमें दर्द हो रहा है। फिर ऐसे ही दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका शरीर रोगी है, आप निरोगी नहीं है। तो आपका सातवां परीक्षण हो गया। उसके बाद आठवां परीक्षण आपको करना है कि नींद आपको गहरी आनी चाहिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था निद्रा वाले, उसमें जो आधार बताया था उसमें बताया था कि यदि आपकी नींद गहरी है, गहरी नींद का मतलब क्या होता है, आप जैसे रात को सो जाते हैं, आप साउंड स्लीप एकदम, आपकी नींद 5 घंटे की भी हो सकती है, 6 घंटे की भी हो सकती है। और कुछ लोग रोगी हैं, ये आयुर्वेद बताता है 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, पर एलोपैथ वाले बताते हैं कि भाई आपको 8 घंटे सोना चाहिए। पर आप कोई भी आधार बना लो, तो जब आप सो के उठो, मैंने देखा है मित्रों, लोग 12-12 घंटे सोने के बाद भी आलस में भरे पड़े होते हैं, यानी कि उसके बाद भी उनका आलस नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति आपकी बनती है, यानी कि कभी भी आप सो के उठते हो तो आपका बॉडी फ्रेश ही नहीं होता है, फ्रेश फील ही नहीं करता, आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है, उठने का मन नहीं करता। यदि ये स्थिति है तो समझ लीजिए ये रोग का घर है। तो गहरी नींद जब आएगी, साउंड स्लीप आएगी, आपको सपने नहीं आएंगे, सपने आएंगे तो आपको याद भी नहीं रहेंगे और आप उठोगे एकदम फ्रेश उठोगे। माइंड आपका सपनों में, नींद में बिल्कुल नहीं चलता, वो आराम लेता है, रिलैक्स रहता है, जो कि जब उसको जो काम करना है वो करता है, वो बराबर करता है। तो ये आपका आठवां परीक्षण हो गया। उसके बाद 9वां जो परीक्षण है मित्रों, वो सकारात्मक सोच का है। अब मित्रों सकारात्मक सोच कब बनेगी, क्योंकि सकारात्मक सोच में मात्र एक वस्तु शामिल नहीं है। सकारात्मक सोच में शामिल है आपका झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, निंदा ना करना, चुगली ना करना, ये तभी आपकी सोच सकारात्मक बन सकती है। ये सारी चीज़ें हैं तो सोच नकारात्मक है। और उसके अलावा मित्रों जब आपकी सोच नकारात्मक होती है तो आपको चीज़ें अपनी छुपाते हो, जिसके कारण आप लोगों का सामना करने से कतराते हो। और कई बार तो ऐसे लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसे लोग टीवी में या कहीं अपने आप को ढूंढने लग जाते हैं। और आपको बता दूं कि कुछ लोग गेम वगैरह खेलने लग जाते हैं, जिसमें अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं और अपनी सकारात्मकता को कई बार वो नकारात्मकता में बदल देते हैं और वो सकारात्मक नहीं हो पाते। तो जितनी सोच आपकी सकारात्मक होगी, जिसमें आपके कामुक विचार भी शामिल होंगे, कामुक विचार नहीं होंगे तो कामुकता से रहित और आपका सबका हित चाहने वाली जब सोच होती है ना मित्रों, तो वो आपकी सकारात्मक सोच कही जाती है, जिसमें आप किसी के बारे में भी नकारात्मक नहीं सोचते। कोई भी आपके साथ कुछ गलत करके भी चला जाता तो भी आप उसको गलत नहीं सोचते हो। ठीक है, उसकी वैसी स्थिति थी, उसने वैसा कर दिया, आप ये सोच के अपने आप को संतुष्ट कर लेते हो, तो इसको सकारात्मक सोच कहा जाता है। तो ये सकारात्मक सोच यदि आपकी है तो आप स्वस्थ हैं। वही मित्रों 10वां जो आपको परीक्षण करना है, सबकी सहायता करनी है। सबकी सहायता यदि आप करते हैं, मतलब सबकी सहायता का मतलब क्या, पहले वो समझ लीजिए। आपके पास सामर्थ्य, वो सहायता आप करते हैं, क्योंकि धन की सहायता हर कोई नहीं कर सकता, पर हाँ हमारे पास समय है, कुछ समय हम दे सकते हैं। यदि हम किसी की सहायता के लिए अपने थोड़े समय को लगा भी सकते हैं। जैसे कुछ लोग हमने देखा है, अभी कोई रास्ते पे आया, अरे मुझे रोड पार करवा दो, तो करवा दीजिए, क्या परेशानी है। वहीं कभी कभी किसी ने को देखा गया कोई परेशान है, उसको खाना खिला दिया, कुछ उसकी आर्थिक सहायता कर दी, जैसे ही आपके पास सामर्थ्य बना उसकी सहायता आपने कर दी। अब किसी को ज़रूरत थी कि आप उसको कोई सलाह दो, अच्छी सलाह दो, तो आपने उसको अच्छी सलाह दी, ना कि उसको विकृत सलाह दी। तो ऐसी स्थिति में जब आप कुछ अच्छे काम करते, सबकी सहायता करते हैं, किसी भी रूप में आप सहायता करते हो, तो वो भी आपकी एक सकारात्मक, यानी कि आपका परीक्षण का एक विषय बनता है, जो आपकी सकारात्मक सोच के साथ जुड़ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको 10 परीक्षण हमने आपको बता दिए हैं। अब आपने 10 परीक्षण किए होंगे, आशा आपने अपने अनुसार लिख लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं, आप ये भी कह सकते हैं सहायता में कि सबकी सहायता आज करने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है मित्रों। हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हमें सबकी सहायता नहीं करनी चाहिए, पर हमें बांध की सहायता नहीं करनी है। भिखारियों को दान नहीं देना, भिखारी उससे पलते हैं, हमें बिल्कुल नहीं करना। पर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति
व्यक्ति मिल जाता तो हमें उसकी सहायता अवश्य करनी ही चाहिए। जैसे कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं, उसको पढ़ा दीजिए, उसके पढ़ने की फीस का इंतजाम कर दीजिए। आप देख उस पर नज़र भी आप रख सकते हो, क्या कर रहा है बच्चा, कैसा है, तो आप सब देख सकते हो, तो आपको समस्या नहीं आती है, तो आप ऐसे सहायता करिए। हाँ, क्योंकि मैंने गौशाला के दान को भी बुरी तरह से इस्तेमाल होते देखा, गलत तरीके से इस्तेमाल होता देखा है। तो जो आप दान करते हो, जो आप सहायता करते हो, उसको पहले परीक्षण करिए, वरना आपका वहीं गड़बड़ हो जाएगा, वो परीक्षण भी आपका असफल हो जाएगा। तो सहायता कहाँ करें वो आपको समझना होता है, और कहाँ करनी चाहिए वो भी आपको समझना होता है। सही जगह सहायता करिए तो सही जगह परिणाम आएगा, अन्यथा आप दूषित हो सकते हैं। तो ये हमने आपको 10 तरीके बता दिए परीक्षण करने के। अब आपको बता दूं कि आपकी स्थिति क्या हुआ, आप कैसे जानें। अब माना कि 10 में से 10 परीक्षण में आप फेल हो गए, आप 100% फेल हो गए, तो समझिए आपके शरीर और मन दोनों में ही रोग भरा पड़ा है। आपका शरीर भी रोगी है, आपका मन भी रोगी है, और ये ऐसी स्थिति में आपको शरीर और मन को स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है। और उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का एक एक वीडियो ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, विशेषकर फालतू विचार मुक्त, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारे रोग और भी लगे हैं जो हमारे प्लेलिस्ट सामान्य रोग दवा मुक्त भारत, दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव में आपको मिलेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप इन विषयों को समझिए, और ना मिले तो कमेंट करके बताइए, हम आपको वहाँ भी बता देंगे। तो आप इन विषयों को समझिए और अपना पालन करिए, ताकि आपका माइंड तनाव से मुक्त हो सके और अपने आप को आप स्वस्थ बना सकें। तो ये आपके लिए बनता है, बहुत ज़रूरी है। आप यदि पूरा पालन करते तो पूरा समाधान आपको मिल सकता है। आगे मैं आपको बता दूं, जिनको 70% मार्क्स मिले, कि जो 7 चीज़ें नहीं कर पा रहे, 3 चीज़ें कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पता चलता है कि आपको कोई रोग ऐसा है जिसका आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, या जिसकी आप रेगुलर जीवन भर दवाइयाँ खानी है। ऐसी स्थिति है मित्रों आपकी, तो आपको समझना होगा कि आपको भी यही पालन करना है। हाँ, स्थितियाँ अलग अलग हैं, तो ये आप पालन करते हैं तो आप अपनी दवाइयों से मुक्त हो सकते हैं। वहीं मित्रों तीसरी कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो इसमें से मात्र 40% फॉलो नहीं कर पा रहे, यानी कि आप 60% फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आप कभी कभी रोक लेते हैं कि आपको 6 महीने में, 4 महीने में एक आध बार कोई समस्या आती है जिसका आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, रिपोर्ट निकालनी पड़ती है और वो आपको करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपके साथ होती हैं और आप इसमें थोड़ा परेशान तो होते हैं, पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है। वही मित्रों कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसमें से 1 या 2 बातें फॉलो नहीं कर पा रहे, यानी कि 80% लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं, वो कभी साल में 2-4 साल में एक आध बार बीमार पड़ते हैं, उनके लिए ज़्यादा समस्या नहीं है। हाँ, आप यदि और सुधार करेंगे तो आप में सुधार हो सकता है। और मित्रों जो 100% पास हुए हैं, इसका मतलब वो जो मैंने शुरुआत में बताई थी ना, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य पूरा पालन कर रहे हैं, वो एक अपनी स्थिति में दवाइयाँ नहीं खाते, बस वो अपनी स्थिति में रहते हैं, तो आप उस स्थिति में हैं यदि आप सब कुछ सही है तो आशा आपको अपना परीक्षण समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे परीक्षण करना है। यदि आप कर लेते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपको कैसा रोग है। और मित्रों डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं, आप अपने अनुसार वीडियो चुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक बार सारी प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे, आपको पता चलेगा आपके काम के कितने सारे वीडियोस हैं। तो आप देखिए, उसका पालन करिए, ताकि आपको अपने रोग पर, अपनी समस्या पर पूरा समाधान मिल सके। हमने बहुत सारी वीडियोस दी है, और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, आप समझ सकते हैं, हमने आपको परीक्षण के साथ ऊपर हर रोग का समाधान भी दे दिया। और यदि आप अपना परीक्षण भी करना चाहते हो तो एक प्लेलिस्ट हमने और दिया, 2 प्लेलिस्ट, एक अपनी प्रकृति समझो, ये हमारी वीडियो, हमारी प्लेलिस्ट अपनी प्रकृति समझो का हिस्सा बनेगा, और दूसरी प्लेलिस्ट हमने दी जांच विभाग। इनमें भी आपको अपने काम के वीडियो मिलेंगे जो आपकी प्रकृति को आपके समझने में सहायता करेगा, क्योंकि प्रकृति के अनुसार आपको काफ़ी समाधान करना है। तो करिए मित्रों, आपको पूरा समाधान अपने रोगों पर मिलेगा, अपनी समस्याओं पर मिलेगा, और आप निरोगी जीवन होकर अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। और हाँ, अंत में नंबर कंसल्टेंसी के लिए दिया। यदि आपको उसके बाद लगता है कि कंसल्टेंसी करिए, तो कोई कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपको देना कभी कभी मुश्किल लगता है, क्योंकि हम दवाइयाँ नहीं बताते हैं, हम मात्र कंसल्टेंसी की फीस लेते हैं। तो आशा है आपको सारे निर्देश समझ में आ गए होंगे। अब हर रोग का समाधान एक वीडियो में हम बता देते हैं, ताकि आप पालन करके अपना समाधान कर सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, अपने विचार इस वीडियो पर अवश्य रखिएगा, ताकि हमें भी पता चले हम क्या काम करें और आपके कितने उपयोग में आ रहे हैं। तो धन्यवाद। वंदे मातरम।